की सीरीज़ को। और इस सीरीज़ में आज का जो हमारा मंथ चल रहा है वो है अप्रैल 2023 के अंतर्गत जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर कवर करते हैं। तो ये है हमारा अप्रैल मंथ का सेकेंड पार्ट, अप्रैल 2023 का सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग ग्रुप बी, सी एंड डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की केमिकल कंपोजिशन कितनी है? तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की शेड है ये नाइट्रोजन का कंपोजिशन है। नाइट्रोजन 78.09% आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 08 लिखा हुआ है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। सेकंड है ऑक्सीजन जो 20.95 है, 20.95 सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। थर्ड है आर्गन। आर्गन देखिए आर्गन जो है आपका 0.93 है, 0.93% है आपका एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के अंदर, बट यहाँ पर लिखा गया है 1.93। तो आपका सेकंड जो आई मीन थर्ड पॉइंट है आर्गन का वो क्या हो जाता है यहाँ पर गलत है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% आपका दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.038%, मतलब दैट मीन्स 0.03% है, तो दैट मीन्स ये भी सही है। तो दैट मीन्स आपका ए, बी एंड डी ये तीन ऑप्शन सही हैं, और तो ए बी डी दैट इज ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, और बाकियों को भी आप देख सकते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज बचता है, ठीक है, हार्डली 1% के अंदर ही मिनिमम, तो उसके अंदर नियॉन, हीलियम, मीथेन, वाटर वेपर्स या क्रिप्टन, हाइड्रोजन, जेनन एंड ओजोन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फॉलोइंग एक्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए? देखिए कई सारे एक्ट्स आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, ये आपका आता है 1974 के अंदर, तो पहला तो ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा। सेकंड है आपका एयर में भी वही आएगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, और ये आपका होता है 1977 में शुरू होता है, बट बाद में यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करने के बाद 1981 भी आता है, तो दैट इज सेकंड ऑप्शन भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ये 1986 के अंतर्गत आता है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी एक्ट एक्चुअली 2002 का था बेसिकली, यहाँ पर बात करें 1992 नहीं, दैट इज रिलेटेड विद द 2002। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में आता है, जो कि प्रिजर्व करने के लिए, किसको प्रिजर्व करने के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, उसके मैनेजमेंट को और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपरली फंक्शनिंग रहे उनकी, उसके लिए ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आता है। दैट मीन्स यहाँ पर फोर्थ पॉइंट या डी ऑप्शन जो है वो गलत है यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो हो गई बात यहाँ पर, तो यहाँ पर वो ए बी सी करेक्ट है, दैट मीन्स आपसे करेक्ट पूछा गया है ए बी सी, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द इन्वायरमेंट, बट यहाँ पर पूछा गया था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से संबंधित जो है वो है 1 2 3 या ए बी सी बेसिकली। और यहाँ पर कुछ और एक्स के बारे में आपको देखिए, कई बार एक्स क्या ना एक्स का नाम दे दिया जाता है और ईयर दे दिया जाता है, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर पूछ ली जाती है, तो ये 3-4 तो यहाँ पर ये हो गए, और साथ में एक होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये आपका 1980 के अंदर आता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि भाई जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको लिमिट किया जाए, उसको फॉरेस्टेशन बढ़ाया जाए, डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए, वो इस पर्टिकुलर जो एक्ट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था, इससे रिलेटेड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और कब स्पेशली क्वेश्चन क्या आता है कि कब ये लागू हुआ या कब इम्प्लीमेंट होता है, ये होता है 1972 के अंतर्गत। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, 1972 के अंदर होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
3। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस में आपको पता लग जाएगा, ABCD नहीं होके 1 2 3 है, तो डेफिनेटली ये साउथ इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये कर्नाटका का क्वेश्चन है, कर्नाटका का क्वेश्चन पेपर है, उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कंसिडर स्केयर्ड ग्रूव डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्केयर्ड ग्रूव जो है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, उनके बारे में आपको मैच करना है। तो देखिए खासी और जयंतिया हिल्स, खासी जयंतिया एंड गारो हिल्स, इसका नाम आपने कहाँ सुना होगा, मेघालय के अंदर। मेघालय के साथ में यहाँ पर सम पार्ट्स ऑफ, देखिए कुछ हिस्से में सम पार्ट्स ऑफ असम के अंदर भी इस हिल्स के जो एरियाज हैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलेंगे, बट मेजोरिटी ऑफ द पर्टिकुलर हिल्स आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो जो खांसी और जयंतियाँ हैं, इसकी जो बेसिकली हाइट की बात करें, ये कितना हाइट है यहाँ पर, 1500 मीटर की हाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और एक हिल होती है गारो हिल्स, गारो हिल्स की जो हाइट है वो 900 मीटर की है। एंड एक और यहाँ पर हिल देखने को मिलती है, हिल मीन हाइट बेसिकली, दैट इज द मिल्कर हिल्स, नॉट सॉरी मिल्कर, दैट इज मिकर हिल्स। ठीक है, तो मिकल हिल्स की जो हाइट है वो आई थिंक 700 मीटर्स के अराउंड है, आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं या इंपॉर्टेंट हाइट्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और शिलोंग जो है हाईएस्ट प्लेट्यू है इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, शिलोंग जो है, शिलोंग सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसकी ऊंचाई 1961 मीटर की है। ठीक है, अब ये ऊंचाई हम कहाँ से लेते हैं, मीन से लेवल से लेते हैं, समुद्र तल से हम ये सारी हाइट्स जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्टली मैच्ड है ना। अरावली हिल्स कहाँ पर है, आपके राजस्थान के अंदर है। अरावली राजस्थान के साथ साथ हम यहाँ बात करें तो राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान तो है ही आपका, साथ में कुछ एरिया ऑफ गुजरात, मतलब कुछ एरिया, मतलब स्पेशली अगर जो हम बात करें तो अरावली हिल्स अहमदाबाद तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये इन 4 स्टेट्स, मतलब 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर ये पूरा अरावली हिल्स आपको देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है। ठीक है, और ये आपको साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में हम बात करें, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा इंडिया के। देखिए इंडिया का इसको तरह रब कर लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। ये जो आप गुजरात ऐसे ले लीजिए, है ना, तो उसके बाद ये इस तरीके से ये राजस्थान वाला इलाका है, तो ये इस तरीके से आपको ये फ्लो देखने को मिलेगा, ये अरावली हिल्स का। ठीक है, दिल्ली से लेके ये गुजरात तक का। और इस पर्टिकुलर हिल का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ये क्वेश्चन कई बार 2021 और 22 के दौरान कई एग्जाम्स, मतलब शायद 10 से 12 कुछ पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अरावली हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है। वो है आपका गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर किस माउंटेन पीक में बेसिकली सिचुएटेड है, दैट इज इन द माउंट आबू। आपने ये प्लेस का नाम सुना होगा, माउंट आबू। ठीक है, जब आप गुजरात जाते हैं बाई ट्रेन थ्रू दिल्ली, तो आपको एक स्टेशन पड़ेगा माउंट आबू, तो ये वही वाला प्लेस है, जिसकी जो ऊंचाई है लगभग ये 1722 मीटर की ऊंचाई आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। चलिए सी पर बात करते हैं। तो सरगुजा आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चंदा जो है एमपी के अंदर है। ठीक है, ये एक दिनोत्री डिस्ट्रिक्ट है एमपी के अंदर, वहां पर आपको ये प्लेस देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स ए बी एंड डी करेक्ट है, ए बी डी, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तो हमें कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं मिलता है यहाँ पर, है ना। तो अब मैच नहीं मिलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कौन से फैक्ट कौन सी चीज़ों से रिलेटेड है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग आपको बताना है। तो देखिए मीथेन है, देखिए मीथेन आपको इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर परसेंटेज में नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलोजेनेटेड गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और अदर गैसेस कुछ कुछ देखने को मिलती हैं। एरोसोल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सल्फर, ऑर्गेनिक कार्बन, अमोनिया, ब्लैक कार्बन एंड एल्बेडो एंड द एविएटेड कॉन्ट्रोल्स। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो मीथेन जो है, मीथेन का परसेंटेज आपको कितना देखने को मिलता है, 20 मिलता है, तो दैट इज करेक्ट।
दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट मैच है कि भाई मीथेन का जो परसेंटेज है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर वो 20% है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का परसेंटेज 14 होता है, 14% होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो और दिस पॉइंट इज ऑल्सो द करेक्ट वन। फिर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में 64% नहीं होता, ये होता है आपका कितना 60%। देखिए सबसे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आपको टॉप पोजीशन पे देख रहा होगा इस मार्क पर, यहाँ पर परसेंटेज में है बट बहुत माइन्यूट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 60% होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, मतलब जैसे फॉसिल फ्यूल्स को बंद कर रहे हैं, ट्रीज को बंद कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट को, या ह्यूमंस के थ्रू भी ये कई बार जनरेट होता है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। चलिए फिर N2O के बारे में बात करते हैं। तो N2O जो है, N2O का परसेंटेज अराउंड 6% के अराउंड होता है, 6%, ठीक है। और N2O भी फॉसिल फ्यूल्स और सॉलिड वेस्ट के बर्न होने से आपको देखने को मिलेगा, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट भी गलत है, तो दैट इज सी और डी, ए और बी का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक जो आयोग है वो हटा देगा, रिमूव कर देगा, इसके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए बच्चों को। बट कोई बात नहीं, हम ऑप्शंस पर नहीं देखते, बट बाकी चीज़ें हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बाकी चीज़ों में क्या परसेंटेज आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ओके, द इंडियन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, इसके तहत जो 1988 की थी उसके तहत जो रिकमेंडेशन है वो कितनी है। तो इसका तो सबसे पहले इस पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य ये था कि इंश्योर करना है इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को क्या करना है, इंश्योर करना है, और साथ में मेंटेन करना है, किसको मेंटेन करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को, जिसके अंदर इंक्लूड होगा एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जो नेशनल पॉलिसी इंडियन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर आई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एम के बारे में, उसका एम क्या था, क्या एम था, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना और मेंटेन करना इकोलॉजिकल बैलेंस को, और साथ में जिसके अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हुए किस चीज़ को इंक्लूड करना है, एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम को इंक्लूड करना है इसके अंदर, ठीक है। और इसके तहत जो है 33% जो है कवर फॉरेस्ट का जो कवर होगा वो आपका प्लेन एरियाज के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब देखिए जितने, अगर जो हम बात करें 100% आपके फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर, तो उसके 33% आपको प्लेन एरियाज के अंदर फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द 67% जो फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर वो माउंटेनियस रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखिए भारत के अंदर माउंटेनियस रीजन जो है आपका नॉर्थन में जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, और फिर उधर असम, मेघालय वगैरह वाला इलाका है। तो बेसिकली हम बात करें नॉर्थ ईस्ट तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हिली एरियाज हैं, तो वहाँ पर तो बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बट नॉर्थ में आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ फॉरेस्ट आपको सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट प्लेन्स में काफ़ी कम फॉरेस्ट हैं, दैट इज 33%। तो एक और दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। तो ग्लेशियर में फॉरेस्ट कैसे हो सकता है भाई, स्नो में पेड़ पौधे थोड़ी होते हैं भाई, है ना, उसमें तो कोई फॉरेस्ट वाला कोई कहानी नहीं होती। 6% फॉरेस्ट इन द डेजर्ट, भाई डेजर्ट रेगिस्तान है आपका, ठीक है, तो वहाँ पर तो गिने चुने पेड़ ही मिल जाए तो फॉरेस्ट तो इम्पॉसिबल वाली बात है ना। तो ए और बी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ और बात कर लेते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के लिए। तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के कुछ उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये कह सकते हो कि इंक्रीज करना था यहाँ पर फॉरेस्ट कवर को, फॉरेस्ट कवर विद ट्री लगाते, पेड़ लगाते हुए फॉरेस्ट कवर एरिया को जो है, सरफेस एरिया को वो करना था, इंक्रीज करना था, उसके लिए इस पॉलिसी को लाया गया था। और इसके तहत मतलब जब ये प्लांटेशन हो रही है, इस प्लांटेशन के तहत जो है इन्वॉल्वमेंट रखना था किनका, लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट रखना था, लोकल जो लोग थे, लोकल पीपल्स, जो जंगली एरिया है ना, आदिवासी एरिया है बेसिकली, जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं उनको इन्वॉल्व करना है, उनकी मदद से फॉरेस्टेशन को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है, ताकि एक बार प्लांट लगने के बाद उनका प्रोडक्शन, कंजर्वेशन या उनका रख रखाव के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये था कि भाई देखिए बाकी सब तो ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो वुड की रिक्वायरमेंट है, भाई देखिए भारत की जो सिविलाइजेशन है, जो इंसान है, उसको लकड़ी की भी ज़रूरत होती है, तो भाई फॉरेस्ट तो काटेगा ही काटेगा, है ना, लगाएगा भी काटेगा भी। तो जो वुड की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करने के लिए भी यहाँ पर उसका एक उद्देश्य रखा गया कि भाई जो रिक्वायरमेंट है
फ्यूल वुड की लकड़ी, मतलब फ्यूल वुड मतलब जिस लकड़ी को आप जलाते हैं या फिर और अदर यूज में किया जाता है, जो फर्नीचर वगैरह या डोर विंडोज ये सब बनाए जाते हैं, तो उसमें भी आप उसकी चीज़ों को देख सकें। और फोर्थ इंपॉर्टेंट इसकी ये थी, इंपॉर्टेंस थी कंजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ को, कंजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ को। देखिए बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं या जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करना जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पनप पाती हैं, रह पाती हैं, है ना। अदरवाइज उनका क्या है, खत्म होने का या एक्सटेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको भी क्या करना है यहाँ पर प्रिजर्व करना है। ठीक है, कंजर्व करना है, नॉट प्रिजर्व, दैट इज कंजर्व करने की बात कही गई है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे या पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें थी भाई, जो इसके उद्देश्य में या इसके रिकमेंडेशंस में शामिल थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द रिसेंट मेथड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के मेथड्स के बारे में बताना। देखिए रेडियोथेरेपी के बारे में जब हम बात करते हैं तो रेडियोथेरेपी जो है वो कैंसरस सेल को क्या कर देता है, मार देता है, किल कर देता है। और जो ट्यूमर होता है, जो ट्यूमर देखिए बेसिकली ट्यूमर ही बनता है ना, ट्यूमर को क्या करता है, श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है। ठीक है, कैंसर सेल को किल करते हैं और ट्यूमर को छोटा करके कॉम्प्रेस कर देता है ताकि वो खत्म हो जाए, निकल जाए, रिमूव हो जाए बॉडी से। ठीक है, ये सारे मेथड्स आपके क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं सारे। ठीक है, यहाँ पर आप केमियोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। केमियोथेरेपी भी आपका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में ही यूज होता है, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसेंट मेथड। तो रिसेंट मेथड है इम्यूनोथेरेपी। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। इम्यूनोथेरेपी को एक और टर्म से जाना जाता है, दैट इज द बायोलॉजिकल थेरेपी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल थेरेपी भी कहा जाता है इम्यूनोथेरेपी को। ठीक है, अब इसके साथ ना एक और न्यू मेथड है जो मुझे ध्यान आया कि एक नया मेथड भी इनिशिएट हुआ है या शुरू हुआ है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज किया जा रहा है। उसे कहते हैं कार्ट मेथड, दैट इज कार्ट सेल थ्योरी, या नॉट थ्योरी, दैट इज थेरेपी। ठीक है, थेरेपी, कार्ट सेल थेरेपी। और कार्ट सेल थेरेपी जो है वो जीन थेरेपी पे बेस्ड है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो, अगर जो यहाँ पर कार्ट थेरेपी लिखा होता तो वो बेस्ट ऑप्शन होता, बट यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी इज द अमंग दिस ऑप्शंस, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और इस जो जीन थेरेपी या आपका जो कार्ट थेरेपी है, ये क्या करता है, ये खुद के सेल्स को इम्यून करता है, जैसे हम टी सेल्स कहते हैं ना, टी सेल्स जिन्हें कहा जाता है, उन सेल्स को इम्यून करता है और वो जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो ओके, अकॉर्डिंग टू वैलेस के अकॉर्डिंग विच ज्योग्राफिकल रीजन इंक्लूड्स साउथ अमेरिका एंड मोस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिका। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जब मैंने वीडियो बनाया था सॉल्यूशन वाला, वहाँ पे शायद मैंने इथोपियन रीजन बताया था, बट दैट वाज द रॉन्ग। ठीक है, तो उस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा, कई बार हो जाता है समटाइम्स मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से रीजन है। देखिए हम पहले बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका की। देखिए साउथ अमेरिका तो ये वाला पार्ट है, और सेंट्रल अमेरिका मतलब बेसिकली आपका ये वाला बेसिकली कहा जाए तो थोड़ा सा लिटिल बिट है ना, क्योंकि ऊपर तो कनाडा आ जाता है, तो ये वाला बेसिकली एरिया। तो इस एरिया के अंदर कौन सा नियोट्रॉपिकल जो जोन है वो आपको देखने को मिलता है। कौन सा जोन, नियोट्रॉपिकल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नियरेक्टिक रीजन आपका जो है नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता है। पैलियरेटिक जो रीजन है वो आपका जो रशिया वाला एरिया है वो बेसिकली ये बात करें वो है। इथोपियन आपका साउथ अफ्रीका, नॉट साउथ अफ्रीका, बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाला जो एरिया है। ओरिएंटल आपका जो एशिया वाला जो पार्ट है। ऑस्ट्रेलियन तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा है। तो इसमें आपको भी ज़रा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेदरी ट्रांसल्यूसेंट टेस्ट ऑफ एसिडियन इज composed of. So this is composed of the Tunisian, that is option number 1 is the correct answer. Where did धान सिंह थापा पोस्ट जो है वो नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो कहाँ पर है, किस फिंगर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द पॉइंट, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। देखिए फिंगर 4 से लेके आपके जो फिंगर 8 है इसके बीच में चाइना क्लेम करता है कि भाई ये वाला जो एरिया है जो ये आपको येलोई शेड में दिख रहा है, ये 8 किलोमीटर का लगभग स्ट्रेच है। तो इस पूरे स्ट्रेच पे चाइना क्लेम करता है। इन
भाई देखिए इस तरफ से हम बात करें तो चाइना कहता है कि भाई फिंगर 4 तक का हमारा एरिया है, बट इंडिया कहता है कि भाई जो फिंगर 8 तक का इलाका है वो हमारा है। तो बेसिकली जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो यही वाला है आपका, फिंगर 4 से लेके 5, 6, 7, 8, मतलब ये जो 5 आपके फिंगर्स हैं यहाँ तक का एरिया, जो 8 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर धान सिंह थापा पोस्ट कहाँ पर है, जब हम बात करें तो धान सिंह थापा जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी जो फिंगर 3 है, ठीक है। फिंगर 3 के नियर बाई, मतलब इस वाले पर्टिकुलर, आई थिंक मैं येलो कलर यूज करूँ तो विजिबल रहेगा, ओके। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है, मतलब समथिंग इस पॉइंट पर 3 और 2 के बीच में, मतलब बीच में ही कहा जाएगा क्योंकि देखिए 3 के इस तरफ में आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिटवीन फिंगर 2 एंड बिटवीन फिंगर 3, ठीक है। तो धान सिंह थापा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ये पोस्ट पे, ठीक। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे NDB कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि 4 अक्टूबर 2021 को इसका मेंबर बनती है। वो कंट्री है इजिप्ट, ठीक है। और इजिप्ट जो है इस ग्रुप की फोर्थ कंट्री है। और NDB के बारे में हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे शंघाई के अंदर। शंघाई कहाँ पर, चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है NDB को, और ये स्टार्ट हुई थी ऑपरेशनल बेसिकली इस डेट में तो इजिप्ट ने ज्वाइन किया, बट ये स्टार्ट होती है एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करें तो 21 जुलाई 2015 को ये शुरू की जाती है। और शुरुआती दिनों में जो इसके मेंबर कंट्रीज थे, एक था बांग्लादेश, दूसरा था UAE, और थर्ड वन इज दैट यूरागे, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज आपके मिलकर NDB बैंक को शुरू करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम NDB बैंक की बात कर रहे हैं तो एक वर्ड मेरे को ध्यान आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रिक्स। पहले तो ये ब्रिक था, बाद में ये ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का S जो है वो होता है आपका साउथ अफ्रीका, C चाइना होता है, I इंडिया है, R रशिया है, और B क्या है, ब्राज़ील, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है और कई बार पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the latest projection by the United Nations suggests that the global global population would grow to around कितना बिलियन इन 2030 एंड 2100 तक में। देखिए यूनाइटेड नेशन ने सजेस्ट किया है, ये बेसिकली एक प्रिडिक्शन लगाई है कि 2030 तक जो पॉपुलेशन होगी वो लगभग 8.5 बिलियन के अराउंड आपको देखने को मिलेगी दुनिया की, लगभग 2030 तक। और यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है 2050 तक कितनी होगी, सो दैट विल बी 9.7, ठीक है। बट वो हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट यू हैव टू नो, ठीक है। तो 9.7 होगा 2050 तक। नेक्स्ट पूछा है भाई 2100 तक में कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी 10.4 बिलियन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। 10.4 दैट इज 8.5, 10.4, ऑप्शन नंबर 10.4, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।